नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील चौहान। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेलकम स्टूडेंट पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। जानेंगे दोस्तों इस एक्ट के पीछे लाने के क्या कारण थे, इस एक्ट के क्या क्या प्रावधान किए गए थे और भारतीय संविधान पर इस एक्ट के क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं इस एक्ट को लाने के पीछे क्या कारण थे। बेसिक सा हम जानते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो एक्ट लाया गया था, इससे पहले जो एक्ट लाया गया था उस एक्ट का नाम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 वो इसलिए लाया गया था कि भारतीयों में कहीं ना कहीं असंतोष था और मांग उठा रहे थे, अपनी मांग मान रहे थे। उन मांगों को पूरा करने के लिए उस एक्ट को भारत में लाया गया, लेकिन वो एक्ट मांग पूरा करने में असमर्थ रहा और ऊपर से भारतीयों की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ा दी। इसलिए क्योंकि सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन क्षेत्र की प्रणाली की व्यवस्था कर दी गई भारत में। इस सांप्रदायिक आधार पर कि भाई मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र होगा और अदर कम्युनिटी के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र होगा। इस प्रकार से भारतीयों में असंतोष की स्थिति ने जन्म लिया कहीं ना कहीं। अगला दोस्तों, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग अलग अपनी लड़ाई लड़ रही थी, उन्होंने अब समझौता कर लिया था। अब हम एकजुट होकर भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, भारतीयों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब उनके बीच में समझौता हो गया 1916 में। और 1916 और 17 के मध्य एक मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट भी आ चुकी थी और उस रिपोर्ट ने ये साफ साफ बता दिया कि अंग्रेज भारत में शासन करने में असमर्थ हैं, अयोग्य हैं। अयोग्य शासन के रूप में उस एक्ट ने अंग्रेजों को रिप्रेजेंट किया। ठीक है दोस्तों, अब अगला एक कारण ये था कि उस समय एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन चल रहा था भारत में। होम रूल आंदोलन जो चल रहा था उसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीयों में नेशनलिज्म की भावना ने जन्म लिया, यानी राष्ट्रवाद की भावना और चेतना का विकास हो रहा था। और पहले विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए अंग्रेजों ने कुछ हमसे वादे भी किए थे, तो वो भी पूरे करने थे। अब हुआ क्या, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अंग्रेजों को लगा अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने भारतीय सचिव जो तत्काल थे उस समय के, मोंटेग्यू, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन से भारत आए और उन्होंने शिमला में तत्कालीन गवर्नर चेम्सफोर्ड और भारतीय नेताओं के साथ में मुलाकात की और उनसे बात की। और उसने ब्रिटेन में जाकर 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट अपनी जो पेश कर दी। उस रिपोर्ट के आधार पर इस एक्ट की स्थापना की गई थी, यानी भारत शासन अधिनियम 1919। 1918 में जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, उसी के आधार पर इस एक्ट का गठन किया गया था। और पहली बार कहीं ना कहीं उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग भी उसी दौरान किया गया था 1919 के एक्ट में। अब देखते हैं इसके क्या क्या प्रावधान थे। तो जो हमने देखा था 1917 के एक्ट में एक भारतीय सचिव की नियुक्ति की गई थी ब्रिटेन में, जो महारानी को रिपोर्ट करता था और भारतीयों के लिए जो लॉ वगैरह या प्रशासनिक व्यवस्था है, राजनीतिक स्थिति है, उसको संभालने का काम करता था। उसकी स्थापना की गई थी। उसका जो खर्चा था, यानी उसका जितना भी खर्चा था वो हमारे भारतीय राजस्व पर व्यय था, यानी भारतीय जो राजस्व है उससे उसका खर्चा दिया जाता था। अब हुआ क्या दोस्तों, इस एक्ट में यह प्रावधान किया कि जो भारतीय सचिव है ब्रिटेन में, उसको ब्रिटिश के राजस्व से खर्चा दिया जाएगा। एक प्रावधान तो ये किया गया। अगला दोस्तों, भारतीय परिषद के सदस्यों की यानी जो मेंबर्स होते थे परिषद में, भारतीय परिषद में, उसके ऊपर लिमिटेशन लगा दी। यानी मिनिमम मेंबर 8 होंगे, मैक्सिमम मेंबर 12 होंगे। यानी एक प्रकार से उनको बांध दिया गया, न तो आप मनमर्जी से बढ़ा सकते हैं, न आप मनमर्जी से घटा सकते हैं। अगला, जो महिलाओं के लिए अलग जो वोटिंग का अधिकार दे दिया गया था। इससे पहले महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। और द्विवेद सदनात्मक जो प्रणाली थी उसकी भी शुरुआत हो गई थी, जो विधायिका में द्विवेद सदनात्मक प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। जो विधान परिषद थी उसके स्थान पर राज्य परिषद और विधानसभा, यानी उच्च सदन और निम्न सदन, जो आज हम देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा, उस प्रकार से द्विवेद सदनात्मक विधानमंडल की स्थापना कर दी गई थी। और दोनों सदनों की शक्तियाँ तो समान थी, लेकिन जो बजट होता था वो सिर्फ विधानसभा में पेश किया जाएगा, उसको विधान परिषद में पेश करना जरूरी नहीं था। और 1919 के इस एक्ट में
जो अगला विशेष प्रावधान किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई थी कहीं ना कहीं। इससे क्या होता था, जो केंद्रीय और प्रांतीय जो विषय थे वो अलग अलग कर दिए, यानी जो राज्य सूची थी वो अलग कर दी और वो जो प्रांतीय सूची थी उसको अलग कर दिया गया, यानी विषयों को बंटवारा कर दिया गया था इस एक्ट के तहत। अगला 1 अप्रैल 1921 में द्वैध शासन बम्बई जो अपनी प्रेसिडेंसी होती थी उस समय, मद्रास, कलकत्ता, जिसको बंगाल बोला जाता है, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, इन सब में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया, ड्यूअल गवर्नमेंट। और 1923 में बर्मा की विधान परिषद भी बना दी और 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो सिंध प्रांत वाला क्षेत्र था उसके लिए भी द्वैध शासन में शामिल कर लिया उन सभी को भी। ठीक है, इस प्रकार से एक प्रकार से द्वैध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत ही मानी जाती है। और द्वैध शासन के जो जन्मदाता हैं लायोनिड कार्टिस को माना जाता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। पहली बार दोस्तों इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग भारत में स्थापित की गई थी। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और भारतीय सचिव जो था उसने भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की, जो ऑडिटिंग का कार्य करता था, अकाउंट देखता था, यानी पैसों की देखभाल के लिए एक पद की स्थापना की गई जिसको महालेखा परीक्षक की कहा जाता है। और ये भारतीय सचिव ने भारत में इस पद को स्थापित किया था 1919 के एक्ट के तहत। ये थे दोस्तों इस एक्ट के कुछ प्रावधान। हम देखते हैं वर्तमान में हमें भारतीय संविधान पर इनके प्रभाव जो देखने को मिलते हैं कहीं ना कहीं, कि भारतीय भारतीय संविधान है वो इस द्वैध सदनात्मक शासन व्यवस्था की प्रणाली को अपनाता है। जैसे संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी प्रकार से द्वैध शासन जैसे राज्यों के लिए अलग से विधानसभा का गठन किया गया है और केंद्र के लिए लोकसभा का गठन किया गया है, संसद होती है। यानी द्वैध शासन की भी हमें कहीं ना कहीं देखने को इसी एक्ट का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अगला जो सिविल सेवा यानी लोक सेवा आयोग की जो गठन किया गया था वो हमें हमारे भारतीय संविधान में आज भी देखने को मिलता है। और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति उस समय भारतीय सचिव ने की थी वो 1919 के एक्ट के प्रावधानों में की गई थी, वो हमें आज भी देखने को मिलती है भारतीय संविधान में। तो ये था दोस्तों आज का पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।